अपने पोता पोती का इंतजार करते करते बूढ़ी दादी की आंखें पथरा जाती थी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वह स्कूल का रास्ता उनके घर से होकर ही जाता है। इसलिए वह घर के बाहर ही खड़ी हो जाया करती थी। जब उनके बच्चों का ऑटो रिक्शा वहाँ से गुजरता तब उनसे मिल लिया करती थी। आज भी वह घर के बाहर ही खड़ी थी। इतने में एक ऑटो वाला रिक्शा पास से गुजर रहा था। विमला जी उत्साह से गेट का सहारा छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो ऑटो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया। वह बेचारी मन में सोचकर वापस गेट के सहारे खड़ी हो गई। इतने में एक दूसरा ऑटो रिक्शा सामने आकर रुक गया। यह देखकर विमला जी की बूढ़ी आंखों में चमक और चेहरे पर एक मुस्कान आई और तुरंत अपने घुटनों के दर्द को भूलकर तेजी से उस ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ी। दादी माँ, ऑटो रिक्शा में बैठे बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज़ सुनते ही विमला जी का चेहरा खिल उठा। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, आती हूँ, कुछ सांस भरी विमला जी बोलने लगी और ऑटो रिक्शा में बैठे दोनों बच्चों से लिपट गईं। वे दोनों बच्चे उनके पोता पोती थे। यही समय होता है जब उनकी दादी माँ उनसे मिलती हैं। दादी माँ ने बारी बारी से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सर सहलाया और फिर उनसे दोबारा से लिपट गईं। जब तक ऐसा 4-5 बार ना कर लेती उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। ऑटो ड्राइवर जो हमेशा इस अनोखे मिलन का साक्षी हुआ करता था, दादी माँ की ममता और बच्चों का अपनी दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। अक्सर यह दृश्य देखकर उसकी आंखें छलक पड़ती थी। जब भी बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती थी तो वह ऑटो रिक्शा लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी यह अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को चूमती लिपटती दादी माँ का ध्यान ऑटो ड्राइवर की ओर गया जो उन्हें पोता पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। विमला जी ड्राइवर से पूछ बैठी, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम नरेश है माँ जी, ड्राइवर ने कहा। नरेश नाम सुनकर विमला जी अचानक चौंक गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो इन बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत रोब हुआ करता था उनका, पर अब मुझे छोड़कर चले गए। कहते कहते उनका गला भर आया। अब चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है। ऑटो ड्राइवर कहने लगा, हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई नेक काम किए होंगे तभी तो तू मिल गया मुझे जो इतना ध्यान रखता है। विमला जी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और ढेरों दुआएं एक साथ दे डाली। ऑटो ड्राइवर ने आंखों में आंसू लिए एक हल्की सी मुस्कान दे दी। विमला जी की आंखों के आंसू उनके गालों तक आ गए थे। फिर अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछकर एक संतुष्टि के साथ घर के अंदर चली गई। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, दादी माँ के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा गेट पर खड़ी रहती थी और तब ऑटो रिक्शा नहीं आती थी तो वह समझ जाती थी कि आज स्कूल में छुट्टी होगी। ऑटो ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी माँ जी के जीवन में कैसे कैसे तूफान आए होंगे जिनके कारण वह इस स्थिति में यहाँ खड़ी हुई। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गईं तो यह सोचकर कि कहीं माँ जी बच्चों का इंतज़ार करते घंटे गेट पर ना खड़ी रहें, ऑटो ड्राइवर नरेश विमला जी को सूचित करने आ गया। उस दिन नरेश को जाने की जल्दी ना थी और विमला जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल बांटने के लिए। उस दिन अंदर बुलाने पर नरेश उनके घर के अंदर चला गया
और घर के छोटे से आंगन में बिछी लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। उस तख्त पर मोटा सा गद्दा फैला था। पास में पानी भरा तांबे का लोटा रखा था और कुछ दो चार धार्मिक पुस्तक जिन्हें शायद वह अकेले में पढ़ लिया करती होंगी। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में और कोई भी तो था नहीं उनके पास। कुछ दिन बच्चों से मिल नहीं पाएंगी, यह सोचकर विमला जी का मन निराशा और उदासी से भर उठा। फिर नरेश के पास आकर तख्त पर बैठ गईं और हालचाल बांटने लगी। देखते ही देखते वह अपनी पुरानी बातें बताने लगी। कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी माँ। भरे पूरे संपन्न घर की जान हुआ करती थी कभी मैं, लेकिन पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा, मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। तभी नरेश उन्हें ढाढ़स देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी कोई नहीं जानता। तब विमला जी बोली, कहने को तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही कुशल और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की स्नेहा को बहू बनाकर ले आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब को चार चांद लग गए हों। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू को देखने आते तो उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो खरा सोना है। अरे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में ना होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई, खूब सैलरी आने लगी तो एक अच्छी कॉलोनी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े चाव से चल पड़ी बेटा बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर एक पासा पलटने लगा। चांद जैसे मुखड़े वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही नहीं चला, और बेटा भी छोटी छोटी सी बातों पर डांटने लगा। लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की मुखिया होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख लें, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर नहीं था। वह केवल यही चाहते थे कि मैं चुप करके दो रोटियां तोड़ूं, लेकिन किसी बात पर अपनी राय ना दूं। बहू आए दिन पार्टियों में जाती रहती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 12 बजने को आए और बहू अपनी किटी पार्टी से नहीं लौटी थी। बरामदे में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी स्नेहा की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी स्कूटी का हॉर्न सुनाई दिया। जब स्नेहा को घर के गेट के बाहर देखा तब जान में जान आई थी। हम दोनों माँ बेटे की। बहू घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया कि इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू को यह शोभा नहीं देता। और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहने भर की देर थी कि स्नेहा ने तूफान खड़ा कर दिया। जो जली कटी मुझे सुनाई मैं कह नहीं सकती। बहू रूठ कर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मेरा अपना बेटा हर्ष भी उसे समझाने के बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गलत थी। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी, ना उसे इस तरह सड़क पर नहीं आने देना चाहती थी। आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहे। हर्ष तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन यह कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए समय व्यतीत करने के लिए घर पर रहकर मुरब्बा बनाने का काम करने लगी।
4 पैसे भी हाथ में आ जाते थे, लेकिन बहू को वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती, माँ जी पूरे घर में आपने मुरब्बे की बदबू मचा रखी है, सारा दिन कोई न कोई मुरब्बा लेने आया ही रहता है। यह मेरा घर है, कोई मुरब्बा की दुकान नहीं। बंद कीजिए अब यह तमाशा। बहू को मेरा यह काम पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे मुरब्बा बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। धीरे धीरे समय बीता और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे जीने की एक आशा जगी। लेकिन ना जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना ही नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनके साथ लाड़ प्यार करती, मनुहार करती, तो उसके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे पोता पोती बड़े हो रहे थे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझसे। सारा दिन दादी दादी करते थकते नहीं थे, लेकिन बहू को यह गंवारा नहीं था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और हर्ष से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारा बेटा बिगड़ता जा रहा है। मेरे आगे जुबान लड़ाने लगा है और पीहू तो पढ़ाई लिखाई की तरफ तो देखती तक नहीं है। मैं कह देती हूँ केवल तुम्हारी माँ ही है हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा कैसे भड़क पड़ा था मुझ पर। आए दिन बहू बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और हर्ष भी चुप्पी साधे रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में फिसलकर गिर गई तो टांग में चोट लग गई, ढंग से चला नहीं जाता था, तो 2-4 दिन मंदिर भी नहीं गई। यह बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फ़ोन पर कहते हुए सुना, अपनी मनहूस सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती हैं। पहले कम से कम मंदिर तो चली जाया करती थी, मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। घर बैठे बैठे तो उनकी नज़रें बच्चों के खाने पर ही पड़ी रहती हैं। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से यह बातें सुनकर मैं शन्न पड़ गई थी। भला मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को नज़र क्यों लगाऊंगी, और बहू दूसरा इंतजाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है। हद तो तब हो गई जब एक दिन हर्ष ने मुझे ऐसा आघात दिया जिसे सुनकर मैं तड़प गई थी। वह था वृद्धा आश्रम में रहने का सुझाव। मुझे कहने लगा, माँ तुम्हें ना तो आराम है ना ही मन की शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्ध आश्रम में सुख शांति से रहो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कह रही थी वह मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की पट्टी मेरी आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और बेबसी से बिलख बिलख कर रो पड़ी। बेटा, यह केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्ध आश्रम, दूसरों पर आश्रित रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था, इसलिए मैंने अपने बक्से से कपड़े रखे और भारी मन और भारी आंखें लिए अपने इस घर से वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने पोता पोती में। कितनी बेबस आँखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं वह घर छोड़कर निकली थी। महीनों तक अपने पोता पोती को याद करके मैं कितनी तड़प रही थी। 2 साल बीत गए हैं इस घर को बोलते बोलते विमला जी का गला रूंध गया था। लेकिन बेटा, अब तो मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, यह सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई न कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भाव सागर पार कराएगा। या धार्मिक पुस्तक देख रहे हो, वही लोग तो आके दे जाती हैं मुझे। कुछ देर बैठकर इन्हें पढ़ लेती हूँ,
शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकाल देती हूँ। बोलते बोलते बिमला जी की अचानक उठ खड़ी हुई और नरेश को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 थालियों में अचार मुरब्बा के साथ रोटी परोसकर ले आईं। खाना खाने का समय हो गया था तो सोचा तुझे भी भूख लगी होगी और वैसे भी इतना समय हो गया किसी के साथ बैठकर खाना खाए हुए। नरेश जी इतने मन से चपाती बनाकर लाई थी कि नरेश मना नहीं कर सका और बड़े चाव से उनके साथ खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला लेते ही बोला, वाह माँ जी, यह अचार और मुरब्बा तो बहुत स्वाद है। इस पर विमला जी हंसते हुए बोली, अचार मुरब्बा तो मैं घर पर ही बनाती हूँ। अब अकेली जान हूँ, हर समय अपने लिए सब्जी नहीं बनाई जाती मुझसे, तो अचार मुरब्बे के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। आस पड़ोस की महिलाएं भी मुझसे मुरब्बा बनवा जाती हैं। अब इस उम्र में पैसा कहाँ से लाऊं? मुरब्बा बनाकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा कर लेती हूँ। इतने समय बाद माँ के खाने का स्वाद पाकर नरेश अंदर तक तृप्त हो गया। विमला जी का शुक्रिया करके जब जाने लगा तो विमला जी तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा मुरब्बा का भरकर ले आईं। तुझे मुरब्बा इतना पसंद आया है तो थोड़ा सा लेकर जाना, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। जुग जुग जियो। विमला जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर नरेश का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब विमला जी के पास बैठकर खाना खाया तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो नरेश को लगा कि माँ जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे विमला जी के घर जा पहुँचा। विमला जी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसे देखकर उत्साह से भर गईं और फिर एकाएक बोली, बच्चों की छुट्टियां कब तक हैं बेटा? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई हैं। माँ जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल में भेज दिया है। अब वह वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया? यह तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उनका चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता मैं कैसे जीऊँगी? इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लें। विमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे माँ जी, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल से ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए वह घर आएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलवा दिया करूँगी। अरे हाँ माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गया। क्या हुआ बेटा? माँ जी, वह मुरब्बा जो आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत पसंद आया। और तो और उस दिन मेरे घर पर कुछ मेहमान आए थे, वह तो आपके बने मुरब्बे के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी अचार मुरब्बे की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा दूं। नरेश के कहने पर विमला जी ने उनसे मिलने के लिए हामी भर दी। शाम को एक बड़ी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। विमला जी कुर्सी डालकर गेट के पास ही बैठी हुई थी। गाड़ी में से नरेश और अचार मुरब्बे फैक्ट्री का मालिक रंजीत निकला। वह एक युवा कारोबारी था। विमला जी के पास पहुंचकर उनके चरण छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, उस दिन मैं आपके हाथ का बना अचार मुरब्बा खाया। सच बताऊं तो मैंने बहुत तरह के अचार मुरब्बे का स्वाद लिया, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। माँ जी, और दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी? यह बात सुनकर विमला जी कुछ हैरान रह गईं और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब
इतनी हिम्मत कहाँ है। फिर वह बोला, माँ जी, आपके पास जो अनुभव है, मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारी अचार मुरब्बे की फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उनकी बात सुनकर विमला जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। विमला जी की बात सुनकर वह युवा कारोबारी उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लेने के लिए हर रोज़ ड्राइवर आएगा और आपको गाड़ी में बैठाकर लेकर जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर अचार मुरब्बा बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। उनकी बातें सुनकर विमला जी सोचती हैं कि घर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी ऐसी बातें सोच ही रही थी कि इतने में नरेश बोला, माँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। नरेश की बात सुनकर विमला जी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले दिन ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने विमला जी के अचार मुरब्बे को एक स्पेशल ब्रांड बनाया, जिसका नाम रखा गया विमला अचार मुरब्बा उद्योग। डिब्बे पर विमला जी की फोटो भी लगाई गई। विमला जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री की बिक्री दोगुनी हो गई। शहर में जगह जगह पर विमला जी अचार मुरब्बे के विज्ञापन के बैनर लगा दिए गए। एक बैनर नरेश ने अपनी ऑटो रिक्शा के पीछे भी लगाया। विमला जी के अनुभव और लगन से उनका अचार मुरब्बे का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब विमला जी को ढेर सारा सामान और सुख सुविधाओं के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ अब विमला जी पहले से अधिक चुस्त दुरुस्त रहने लगी थी। उनके चेहरे पर विश्वास भरी चमक आने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता उन्हें पता भी नहीं चलता था। एक दिन जब नरेश बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो स्नेहा ने उनके ऑटो के पीछे वह बैनर लगा हुआ देखा, जिस पर उनकी माँ जी की फोटो भी लगी थी। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत नरेश से इसके बारे में पूछने लगी। फिर नरेश ने उन्हें विमला जी की सफलता की पूरी कहानी बताई कि किस तरह उन्हें अचार मुरब्बे की फैक्ट्री में काम मिला और वह उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर हैं। यह सब बातें सुनकर स्नेहा की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं, पीछे खड़ा हर्ष भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर स्नेहा बोली, सुना आपने, जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धा आश्रम भेजने को तैयार थे और माँ जी ने अपने हुनर के बल पर कितनी प्रसिद्धि हासिल कर ली। उसकी बात सुनकर हर्ष बोला, अगर तुमने पहले ही माँ जी को अचार मुरब्बा बनाने से ना रोका होता तो वह जितना पैसा कमा रही हैं वह सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन विमला जी के पास स्नेहा का फ़ोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फ़ोन देखकर विमला जी को कुछ हैरानी हुई। जब फ़ोन सुना तो वह निशब्द रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि हर्ष का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सुनकर विमला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चीखती हुई वह तुरंत हर्ष से मिलने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा और दिल चीर देने वाला था। उनका बेटा हर्ष अस्पताल के
बेड पर पड़ा कराह रहा था। उनकी बहू स्नेहा स्वयं को बेबस महसूस करते हुए लाचार अवस्था में उसके पास बैठे रोए जा रही थी। जैसे ही विमला जी को देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी देखिए ना, यह सब क्या हो गया। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए विमला जी ने उसे दिलासा दिया और फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। विमला जी अपने बेटे बहू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की यह हालत देखकर रोए जा रहा था। स्वयं को संभालते हुए विमला जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? बहू रोते हुए बोली, माँ जी, उनके पैर की हड्डी टूटी है। डॉक्टर ने रॉड डालने की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने करीब 3 लाख का खर्चा बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और एफडी को मिलाकर 2 लाख ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा, यह सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, और ऊपर से उनकी यह हालत। विमला जी ने स्वयं और धैर्य से काम लिया। बहू के सर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस हर्ष का ध्यान रखो। विमला जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और हर्ष का ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया और हर्ष कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा। अब हर्ष घर आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे एक ही बात खाए जा रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया, और जब उन्हें तकलीफ हुई तब उन्होंने ना आगा देखा ना पीछा और मदद करने के लिए दौड़ी चली आईं। इस बात का पश्चाताप हर्ष को और स्नेहा को हो रहा था, जिसके चलते ही वह एक दिन विमला जी की फैक्ट्री में गए। वहाँ विमला जी ने अपने बेटे और बहू को देखा, तब उन्होंने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया और वह अपनी मीटिंग में चली गईं। तब तक बेटे और बहू बाहर बैठे हैं। मीटिंग करके बाहर निकली तब बेटा और बहू अपनी माँ से बात करने के लिए आगे बढ़े और कहने लगे, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन विमला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और अपने एक कर्मचारी से कहा कि इन्हें चाय और नाश्ता कराने के बाद ही भेजना, और वह वहाँ से चली गईं। यह देखकर हर्ष और स्नेहा उनको जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है, अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, विमला जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।